नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस कड़ी को शुरू करने में कुछ विलंब हुआ, इसके लिए खेद है। कुछ तकनीकी दिक्कतें कई बार आ जाती हैं। आज की इस कड़ी में हम लोग कवि आलोचक अनिल त्रिपाठी जी को सुनेंगे। अशोक वाजपेयी जी पर एकाग्र चल रहा है और आप सभी जिस अ, तन्मयता के साथ और जिस रुचि के साथ इस एकाग्र को सुन रहे हैं, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। और तभी तो आज हम लोग इस एकाग्र की 22वीं कड़ी में पहुंच चुके हैं। हम लोग अपने वक्ता को सुने उसके पूर्व अशोक वाजपेयी जी की एक कविता सुनते चलते हैं। समय से अनुरोध। समय मुझे सिखाओ कैसे भर जाता है घाव, पर एक अदृश्य फांस दुखती रहती है जीवन भर। समय मुझे बताओ कैसे, जब सब भूल चुके होंगे, रोजमर्रा के जीवन व्यापार में मैं याद रख सकूं और दूसरों से बेहतर ना महसूस करूं। समय मुझे बताओ, समय मुझे सुझाओ कैसे मैं अपनी रोशनी बचाए रखूं, तेल चुक जाने के बाद भी, ताकि वह लड़का उधार लाई महंगी किताब एक रात में ही पूरी कर सके। समय मुझे सुनाओ वह कहानी जब व्यर्थ पड़ चुके हों शब्द, अस्वीकार किया जा चुका हो सच, और बाकी न बची हो जूझने की शक्ति। तब भी किसी ने छोड़ा न हो प्रेम, तजी न हो आसक्ति, झुठलाया न हो अपना मोह। समय सुनाओ उसकी गाथा जो अंत तक बिना झुके, बिना गिड़गिड़ाए या लड़खड़ाए, बिना थके और हारे, बिना संगी साथी, बिना अपनी यातना को सबके लिए गाए, अपने अंत की ओर चला गया। समय सुनाओ उसकी गाथा जो अंत तक बिना झुके, बिना गिड़गिड़ाए या लड़खड़ाए, बिना थके और हारे, बिना संगी साथी, बिना अपनी यातना को सबके लिए गाए, अपने अंत की ओर चला गया। समय अंधेरे में हाथ थामने, सुनसान में गुनगुनाहट भरने, सहारा देने, धीरज बंधाने, अडिग रहने, साथ चलने और लड़ने का कोई भूला बिसरा पुराना गीत तुम्हें याद हो तो समय गाओ, तो समय गाओ, ताकि यह समय, यह अंधेरा, यह भारी असह्य समय कटे। बेहद ही सशक्त कविता अशोक जी की। समय के साथ वे किस तरह पेश आते हैं, समय से वे अनुरोध किस तरह का करते हैं, और जितना ही जटिल संश्लिष्ट समय है, उतने ही जटिलता में उस समय में जी रहा मानव क्या क्या चीजें सोचता है, किन घावों से वह चोटिल है, और उसके बावजूद किन आदर्शों को अपने आगे कायम रखता है। ये सारी बातें हम इस कविता में देखते हैं। वह कविता अलग से पूरे विश्लेषण की मांग रखती है। वह फिर कभी मित्रों, हम अपने वक्ता को बुलाते हैं, अनिल त्रिपाठी जी को बुलाते हैं। वे
अशोक वाजपेयी जी के कवि और संस्मरणकार पक्ष पर अपनी बात रखेंगे और सुदीर्घ समय में सक्रियता और रचनात्मकता के साथ कैसे स्पंदित हुआ जा सकता है। अशोक जी अपने तय इसे किस तरह सिद्ध करते हैं, इस पर बात होगी। एक भरे पूरे समय में तमाम विधाओं को लेकर तमाम विधाओं में रचते हुए अशोक वाजपेयी जी की अपनी हस्तक्षेपकारी भूमिका किस तरह की है, इसका भी संदर्भ आएगा। और तभी तो हम लोगों ने आज के इस वक्तव्य का शीर्षक भी यही रखा, अविचलित अशोक यात्रा। तो आइए अनिल त्रिपाठी जी का स्वागत करते हैं। अनिल जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अर्पण जी। और इस 22वीं कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है और आपसे अनुरोध करता हूं कि अशोक जी पर अपना वक्तव्य आरंभ करें और जो कुछ एक विभिन्न साहित्यकारों के साथ अशोक जी के साथ आपकी भेंट के जो संदर्भ हैं, क्यों नहीं बात वहीं से शुरू करें, जिनमें केदारनाथ सिंह आते हैं, जिनमें कुछ और लेखक भी आते हैं। अनिल जी स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी। आपने मुझे जनसुलभ पुस्तकालय के मंच पर बुलाया और हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि पर बातचीत करने के लिए बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अशोक वाजपेयी पर जब मैं बातचीत आरंभ करूं तो मैं सोचता हूं कि ये बातचीत कहां से शुरू हो सकती है, क्योंकि दो बातें हैं। एक तो ये कि उनकी पूरी रचनाशीलता में जब मैं प्रवेश करता हूं तो प्रायः मैं इस ताक में हूं कि मुझे वो कुंजी मिल जाए या वो स्विच मिल जाए जिसके दबाते ही एक आलोक पैदा हो और उस आलोक के परिवृत्त में उनका समूचा काव्य वैभव हस्तगत हो जाए। तो मैं उस एक छोटी सी स्विच या कुंजी की तलाश में हूं जहां से मैं इस रचनाशीलता में प्रवेश कर सकूं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा समय है जिसमें अशोक जी उपस्थित हैं और बहुत लंबे समय से, आप कह सकते हैं कि पिछले 6 दशक से भी अधिक समय से, क्योंकि संग्रह जरूर 66 में पहला आया, लेकिन अशोक जी उसके पहले से ही काफी 57-58 के आसपास से या 55-56 के आसपास से वो लगातार लिख रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने 20वीं शताब्दी का अधिकांश समय, छायावाद के बाद का जो अधिकांश समय है, उसको उसने देखा हो और उसमें रचनात्मक रूप से गहरे रूप से बहुत सक्रिय रहा हो, तो उस व्यक्ति या उस व्यक्ति की रचनाशीलता से गुजरना, ऐसा लगता है कई बार उस पूरे दौर को, यानी 1950 के बाद के पूरे दौर को एक हद तक कह लीजिए कि उनके साथ चलना होगा। तो अशोक जी की रचना यात्रा लगभग हमको ऐसे ही लगती है। अब प्रसंग ये उठता है, जैसा कि अर्पण जी ने कहा कि मैं अशोक जी से जुड़े कुछ संदर्भ बताऊं, तो मैं आपको ये बताऊं कि अशोक जी से मेरा जो जुड़ाव है वो बहुत हद तक रचनात्मक स्तर पर ही है और मैं ये कह सकता हूं कि उनसे मेरी बहुत मुलाकातें नहीं हैं, बल्कि एक बार मैं उनसे, जो मुझे 2-3-4 बातें याद रह गई छोटी छोटी मुलाकातों में, और वे मुलाकातें ऐसी हैं जो बहुत ही रेखांकित करने योग्य नहीं है, लेकिन चूंकि एक, जैसे एक युवा होता है जब वो अपने समय के एक महत्वपूर्ण कवि से मिलता है, तो उसमें जो बातें उसको याद रहती हैं, उन बातों का संदर्भ मैं यहाँ देता हूँ। 1992 में मैं जेएनयू गया एमए करने, और संभवतः वही वर्ष है जब अशोक वाजपेयी जी भोपाल से जो है वो दिल्ली आए, और इसी के आसपास जो उनका संग्रह है कहीं नहीं वहीं छपा था और उसकी चर्चा लगातार बनी हुई थी। बाद में उसी संग्रह पर उन्हें पुरस्कार मिला 1994 में साहित्य अकादमी। तो एक संदर्भ ये है कि एक बार
मैं साहित्य अकेडमी गया हुआ था और केदार जी वहां गए हुए थे, तो उनको शायद अशोक जी के यहाँ जाना होगा। और उस समय अशोक जी मेरा ख्याल है हुमायूं रोड के आसपास रह रहे थे। तो मैंने देखा कि केदार जी किसी ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने पूछा, सर आपको कहाँ जाना है? तो बोले कि मुझे अशोक जी के यहाँ जाना है। तो उस समय मेरे पास स्कूटर था। हमने कहा कि अगर आप कहें तो मैं आपको अपने स्कूटर से छोड़ आऊं। तो उन्होंने कहा कि पास में ही है, चलो। तो मैं उनको लेके गया। तो जैसा था कि मैं साथ में गया, तो अंदर जो है वो उन्होंने जब नॉक किया होगा या घंटी बजाई होगी, तो अशोक जी बाहर आए और फिर 1 मिनट केदार जी ने मुझसे कहा था कि तुम रुके रहो। और उन्होंने सीधा मुझे अंदर नहीं बुलाया और बाद में फिर वो दरवाजा खोल करके मुझसे कहा कि ये अनिल त्रिपाठी हैं, ये हमारे यहाँ रिसर्च कर रहे हैं। तो ये परिचय देते हुए अशोक जी से केदार जी ने कहा। तो अशोक वाजपेयी का वो वाक्य मुझे अभी भी कानों में याद है। उन्होंने कहा, किस पर रिसर्चते हैं? तो मैंने कहा कि मैं तो त्रिलोचन जी पर काम कर रहा हूं। तो इस तरह से एक एक जो छोटा सा संदर्भ है वो ये है। उसके बाद जब भी मैंने उन्हें दिल्ली में रहते हुए सुना, तो सुनते हुए एक जो एक वाग्मिता और एक ठसक और एक जो आत्मविश्वास है अशोक जी का, वो और एक विट उनकी बातचीत में वो लगातार दिखाई देता था। मुझे याद है कि एक बार मैं वो कविता पाठ कर रहे थे, तो और लगभग अंतिम कविता जब आई, तो उन्होंने कहा कि अब मैं पूर्वांतिम कविता पढ़ रहा हूं। तो वो जो पूर्वांतिम शब्द है, यानी कि अंतिम से पूर्व, वो मुझे याद रह गया। वो इसलिए याद रह गया क्योंकि अशोक जी की जो प्रकृति है, उसको जब मैं उनकी रचनाओं में भी देखता हूं, तो वो नए शब्द गढ़ने के बहुत पक्ष में रहते हैं। और वे नए शब्द ऐसे होते हैं जो आम प्रचलन में कई बार नहीं दिखाई देते, और आपको ये लगेगा कि आपको ये पढ़ते हुए लगेगा कि अशोक जी ने उसे अपने तय हासिल किया है, अपने लिए गढ़ा है। और बहुत सारे शब्द, और उन शब्दों का जो मिजाज है वो आपको तत्सम भी हो सकता है, और उन शब्दों का मिजाज आपको देशज भी हो सकता है। जैसे अगर अशोक जी कहना है कि मेरा ये गृह प्रदेश है, तो वो कहेंगे मेरा घरू प्रदेश है। तो ये जो घरू शब्द है, ये भी मैंने पहली बार अशोक जी के ही लेखन में देखा और सुना। तो इस तरह से वो लगातार जो है शब्द गढ़ते हैं और बनाते हैं, और प्रायः जो है अपनी रचना में उसका उपयोग भी करते हैं, उसका बहुत ही प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, बात उन पर मैं बात कर रहा हूं, तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मुझे लगते हैं उनके यहाँ। और ये मुझे लगता है कि ये जो 50-60 के साल सन 50-60 के बाद की जो आधुनिक हिंदी कविता का दौर है, उसमें शायद इन्हीं सब चीजों पर, भाषा पर, शिल्प पर, संरचना पर जोर देने के कारण अशोक जी को एक समय में कलावादी खांचे में जो है डाल दिया गया। ये एक जो सामान्य समझ बनती है कि प्रगतिशील और कलावादी, ये जो एक सामान्य खेमा, हालांकि उसमें महत्वपूर्ण कविता की रचनात्मकता से इन खेमों का बहुत महत्व नहीं है, लेकिन उस दौर को समझते हुए ये हुआ कि अशोक जी को कलावादी खेमे में के ही रूप में देखा गया। और उसका सिर्फ कारण ये था कि वो जो भाषा है, वो जो संरचना है, वो जो शिल्प है, उस पर जोर देना ये उनके लिए महत्वपूर्ण था। और साथ साथ जो भाव संवेदना है, उस पर भी जो एक है कि एक ऐसा परिप्रेक्ष्य अपनी कविताओं में वो बनाते रहे, जो उस समय तक आप कह लीजिए कि कविता के केंद्र में नहीं आए थे। उनमें से अगर आप देखेंगे, जैसे उनके बहुत प्रचलित शब्द उस दौर के जो है, वो जैसे अनंत, एक संग्रह का नाम ही एक पतंग अनंत में, और तो अनंत हुआ। जैसे ईश्वर के बारे में बात उन्होंने की है, जैसे देवता शब्द उनके यहाँ बार बार आया है, जैसे घर, पास, पड़ोस, मृत्यु, जीवन, ये तमाम बहुत सारी चीजें हैं जो अशोक की कविता का केंद्रीय बिंदु बनती हैं। तो उसके पहले जो कविता चल रही थी, जिसको आप प्रगतिशील कह रहे थे, तो वो ऐसे ग्रामीण यथार्थ के निकट वो जाने वाली कुछ कविता बन रही थी, या एक जो बोध बन रहा था, उसमें कुछ क्रांति और इस तमाम तरह के गीतों का एक शुरुआती दौर था वो। तो और साथ साथ चूंकि अशोक जी की पृष्ठभूमि तो नई कविता की है, तो नई कविता के दौर में
नई कविता के दौर में एक निगाह जरूर थी, एक वर्चस्व जरूर था प्रगतिशीलों का, लेकिन नई कविता के भीतर से जो चीजें उभर रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और मुझे लगता है कि अशोक नई कविता के भीतर से उपजे हुए या उसके अंतिम दिनों में उपजे हुए रचनाकार हैं। और उन पर अगर किसी का प्रभाव है, अगर मैं देखता हूं, और तो वो प्रभाव आपको शमशेर से, मुझे लगता है शमशेर से उनका बहुत आत्यंतिक लगाव है, और शमशेर से वो काफी प्रभावित भी हैं, क्योंकि शमशेर जिस तरह से विभिन्न कलाओं में जाने की कोशिश करते हैं और विभिन्न धरातलों पर जाने की कोशिश करते हैं, वो आगे चल करके आपको अशोक जी के यहाँ मिलेगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगातार ये दिखती है। और शमशेर जी की बहुत सारी पंक्तियों को लेकर के, और उसके साथ अज्ञे जी की भी कुछ पंक्ति को लेकर के, दुख चिट्ठी रसा है नाम का एक संग्रह है अशोक जी का, उसमें उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, और वे कविताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उन कविताओं से भी आपको ये लगेगा कि किस तरह से वे अपने समकालीन और अपने से थोड़ा सा बड़े कवियों से आत्मसंवाद करते हैं, और आत्मसंवाद के माध्यम से वो कवि से भी संवाद करते हैं। तो ये एक अशोक जी की बड़ी खासियत है। और प्रायः वो ये मानते हैं कि मैं तो वो उनकी एक कविता की लाइन ही है कि हम पूर्वजों की अस्थियों में रहते हैं। तो ये जो हमारी जो कविता की परंपरा है, उस परंपरा में से उनका कहीं एक गहरा लगाव बनता हुआ दिखाई देगा आपको, जब आप शमशेर को पढ़ते हैं, जब आप अज्ञे को पढ़ते हैं। एक बात और मुझे जो अशोक जी की लगती है, वो ये कि जिसको उन्होंने केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया, और वो एक बहुत बड़ा काम हुआ, वो ये था कि हिंदी कविता का अन्य जो कला अनुशासन है और कलाओं के जो अंतरानुशासनिक जो संबंध बन सकते हैं, उसको हिंदी कविता से उन्होंने जोड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और ये बात इसके पूर्व आपको पंक्तियां तो मिल जाएंगी इस तरह की, आपको निराला के यहाँ भी संगीत और कविता के बीच के संबंध आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसको आलोचना के भी धरातल पर और कविता के और विभिन्न कह लीजिए कि कलाओं के विभिन्न अनुशासनों के बीच जो संबंध के स्तर पर एक केंद्र में ला करके खड़ा करने की बात है, वो अशोक जी के मार्फत वो कह लीजिए कि आधुनिक हिंदी कविता में संभव हुई। इसलिए कलाओं का एक गहरा रिश्ता, और ये दिलचस्प आपको लगेगा कि, और ये काम उन्होंने बहुत छोटी उम्र से, छोटी उम्र का मतलब 18-20 साल का कोई लड़का अगर करे, और उनका जो पहला संग्रह आया है शाह-रब्बी संभावना, उसमें आप देखें, उसमें हुसैन को लेकर के, हुसैन के चित्रों को लेकर के कविता है, उसमें अमजद अली के सरोदबादन को पर कविताएं हैं। तो ये शुरुआत, पहला ही संग्रह जो 1966 में आया, जिसमें लगभग 25 वर्ष की उम्र उनकी रही होगी, 25 वर्ष की रही होगी क्या, 25 वर्ष की उम्र थी। तो इतने कम उम्र में उनका महत्वपूर्ण संग्रह आया, और जिसकी बहुत सारी कविताएं आप कह लीजिए कि बाद में भी लोगों के जबान का हिस्सा बनी। तो कहना ये मैं चाहता हूं कि शुरुआत से ही ये जो कलाओं के प्रति उनका जो रुझान था, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो चित्र हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो, उसका संबंध कविता से क्या बनता है, ये उसको बहुत बारीक तरीके से देख रहे थे। और एक जिद्दीपन इस बात का था कि कविताओं को केवल साहित्य तक या रचना को केवल साहित्य तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि दूसरे जो कला के क्षेत्र हैं उनसे भी उनका जुड़ाव हो। और ये काम जो है उन्होंने बखूबी किया। मुझे कई बार ये लगता है कि अपने जो प्रशासनिक जो कह लीजिए कि प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे प्रशासक होते हैं। आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद से हर साल ही आईएएस अधिकारी होते रहे, लेकिन एक ऐसा प्रशासक जिसमें इस तरह की खूबियां हो, जो कला और साहित्य के लिए ही बना हो, तो उसने तमाम सारे वो संस्थान विकसित किए, तमाम सारे संस्थान बनाए आगे चल करके। आज हम देखते हैं कि भोपाल में जो एक लाइव और वाइब्रेंट किस्म का माहौल आपको दिखाई देता है, उसमें एक बड़ी भूमिका है, भारत भवन की बड़ी भूमिका है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बड़ी भूमिका है, साहित्य। तो इन सारी संस्थाओं में कहीं न कहीं क्या कह लीजिए कि बल्कि उन्हीं की वजह से सारी संस्थान जो है सामने आए, महत्वपूर्ण तरीके से सामने आए।
चार्ल्स कोरिया का एक लेख मैं देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया किस तरह से भारत भवन को एक अशोक जी ने जो है उनकी जो डिमांड थी, वो लगभग कह लीजिए कि वो सुबह से निरीक्षण के लिए गए थे और शाम तक वो पूरा रूप की ये कैसे इसमें रंगमंडल होगा, इसमें ये चीज होगी, इसमें ये होगा, ये होगा, इस तरह से करके पूरा रंग निर्देशन का काम होगा। ये एक चीज पूरा एक आकार उनके दिमाग में बन गया था। तो ये एक बड़ी बात है। और शुरुआत से ही आप कह सकते हैं कम उम्र में, मेरा ख्याल है कि पहली बार जब महत्वपूर्ण तरीके से उनकी एक बातचीत में उन्होंने कहा कि वसुधा में जब हरिशंकर परसाई ने छापा, तो लगभग उनकी उम्र शायद 18 वर्ष की थी। और उन्होंने कविताएं भेजी और कविता में के साथ साथ एक लिफाफा भेजा था, और जिसमें परसाई जी ने जो है ये एक कागज, और कागज भी क्या था, वो जो बीड़ी के पैकेट के ऊपर का जो रैपर होता है खाकी रंग का, उस पर जिसमें चूना और कत्थे भी लगे थे, उस पर उन्होंने लिखा था शाबाश। और इस शाबाश के साथ अशोक जी ने लिखा कि ये वाक्य जो है, ये शब्द जो है, एक प्रकार से हरिशंकर परसाई की जो प्रशंसा के शब्द हैं, उसकी जो स्वीकृति है, वो बहुत महत्वपूर्ण थी उनके लिए। तो वसुधा में इस तरह से आया। 13 वर्ष की उम्र में धर्मयुग में छप चुके थे। तो आप ये माने कि वो प्रारंभिक दिनों से ही सारी चीजें जो है वो कविता की दुनिया में बहुत गहरे तरीके से हस्तक्षेप कर रहे थे। और 18-20 की उम्र तक अपनी एक बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास आ गया था कि मैं अपने समकालीनों में किसी से कमतर नहीं, या मुझसे कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। तो एक ये विश्वास इस तरह का बनाना, और वो विश्वास पैदा कैसे होता है? निस्संदेह वो विश्वास आपको पैदा होगा जब आप अपने समकालीन रचना से बहुत गहरे रूप से आप जुड़ जाएं, और धीरे धीरे वो बोध आपके भीतर पैदा हो। मैं ये भी कहूंगा कि वो बोध कभी कभी क्या होता है कि जो एक उत्साह भी होता है। और अशोक जी ने जो लेख गे पर लिखा, बूढ़ा गिद्ध क्यों पंख फैलाए, वो बहुत ज्यादा बड़ी उम्र का लेख नहीं है। वो भी कितनी नावों में कितनी बार 1967 या 66 के आसपास जब पब्लिश हुआ, तो उसके इर्द गिर्द ये लिखा गया लेख है, उस पर उन्होंने लिखा था। तो एक यानी कि 24, 25, 26 की उम्र में ही वो लगातार जो है वो अगे जो उनके एक हद तक बचपन, आप कह लीजिए एक शुरुआत में एक नायक की तरह है। सागर में रहते हुए उन्होंने जिस तरह से अगे को बुलाने का जिक्र अगले वक्तों के लोग में किया है, वो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन उन्हीं अगे के खिलाफ जाकर के, और लगभग कह लीजिए कि, और ये मानते हुए कि अगे मेरी ये जो धृष्टता है उसको इस रूप में नहीं लेंगे कि वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगे ने वो लिया। और अगे और अशोक वाजपेयी के बीच में बहुत दिनों तक एक प्रकार से कह लीजिए कि तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। तो ये मैंने कहा कि ये शुरुआती दौर में उनकी जो इस तरह की कोशिशें हैं, इस तरह का जो आत्मविश्वास है, और इस तरह के जो कह लीजिए कि जो पैरामीटर्स वो सेट कर रहे थे अपने लिए कि मैं कविताओं को इन मानदंडों पर जांचूंगा, ये उसके शुरुआती कोशिशें हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अशोक जी की रचनात्मकता में प्रवेश करने के लिए मुझे वो कुंजी जो दिखाई, मैं जिस कुंजी की खोज में हूँ, जिस सूच की खोज में हूँ, उससे समूचे उनके काव्य वैभव को मैं समझना चाहता हूँ। तो बचपन शुरुआत में तो ये सारी चीजें आई, लेकिन धीरे धीरे जब आप अशोक जी के काव्यात्मक यात्रा का जो पड़ाव है, आपको शुरुआती दिनों में आपको लगेगा कि वो बहुत ही श्रृंगारिक है, वो बहुत ही ऐन्द्रिक है भी वो, क्योंकि कविता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? वो जीवन है। तो अशोक जी को ये लगता रहा है अपनी कविता के दौर में, या उस समूचे जो लेखन है शुरुआती दौर का, जिसमें वो एक पत्थर की दो पत्तियां जैसी कविता जो रक्ताभ, उत्सुक, और तो यहां से चल करके आगे भी इस तरह के आपको ऐन्द्रिक बिंब आपको लगातार मिलेंगे। तो ये जो ऐन्द्रिकता है, ये ऐन्द्रिकता उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, और ये बात आपको शमशेर के यहाँ भी लगातार मिलेगी। ये ऐन्द्रिकता कुछ हद तक कुछ कविताओं में, बहुत थोड़ी कविताओं में आपको गे के यहाँ भी मिल सकती है। तो वो जो ऐन्द्रिकता अशोक जी ने अर्जित की, और जिस पर उन्होंने
काफी काम किया उस दौर में, शुरू के 4-5-6 संग्रहों में लगातार आपको ये मिलेगा। तो वो उससे अलग हट करके कह लीजिए कि उससे क्वालिटेटिव लीप जो है वो आगे की कविताओं में लेते हैं। 2016 के आसपास जो संग्रह है नक्षत्रहीन समय में, 2016 क्या उसमें 14 के बाद के आसपास की कविताएं हैं। तो वो संग्रह ऐसा है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि अशोक जी ने तो वो काम किया है जो जिसको आप ये मानते हो कि बहुत ही प्रगतिशील हमारे हैं, और तो वो बहुत ही प्रगतिशील कविताएं उसमें हैं। तो ये एक स्वर जो है वो आपको लगातार एक भिन्न स्वर आपको मिलेगा, और ये भिन्न स्वर अशोक जी ने जिस तरह से संभव किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं शुरुआत अपनी वक्तव्य की तो जहां से करना चाह रहा था वो ये था कि एक संग्रह है उनका, कुछ रफू कुछ थिगड़े, उसमें एक कविता है मुझे शुरुआत नाम से, और वहां से मैं शुरू करना चाहता था। लेकिन होता यह है कि आप पहले से कोई अगर लिखित पर्चा नहीं है तो वो बात कहाँ से निकलेगी और कहाँ जाएगी पता नहीं रहता। तो शुरुआत कविता ये है कि वे सब चले गए। मुझे ये कविता क्यों अच्छी लगती है, ये कविता पहले मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद फिर कहने की कोशिश करता हूं। वे सब चले गए, सब कुछ को रौंद कर ध्वस्त कर, आश्वस्त की उन्होंने कुछ भी अक्षत नहीं छोड़ा। तब सूखी पत्तियों के ढेर में गुम हुए कीड़े की तरह एक शब्द आया। ध्यान दीजिए, वे सब चले गए, सब कुछ को रौंद कर ध्वस्त कर, आश्वस्त की उन्होंने कुछ भी अक्षत नहीं छोड़ा। तब सूखी पत्तियों के ढेर में गुम हुए कीड़े की तरह एक शब्द आया, और उसने अपने मुंह में थोड़ी सी मिट्टी और तिनका उठाकर रचने की शुरुआत की। ये कविता यही है, रचना यही है कि आप बिल्कुल एकदम विपरीत परिस्थिति में, जब आपको लगता हो कि सारी स्थितियां एकदम मनुष्य के उलट हैं, तो ठीक कोई ये शब्द आपको मिल सकता है, और जो उस समूचे जीवन को एक एक नई ऊर्जा के साथ एक नई उम्मीद देता हो। जैसे यहाँ पर सूखी पत्तियों के ढेर में गुम हुए कीड़े की तरह कोई शब्द मिल सकता है, और वो अपने मुंह में थोड़ी सी मिट्टी। ये कितना सूक्ष्म अवलोकन है, ये जो परिवीक्षण है कितना सूक्ष्म है। आप याद करें कि वो पत्तियों का ढेर हो और उसमें गुम हुआ कोई कीड़ा निकले, और उसके मुंह में थोड़ी सी मिट्टी, जहां से वो नई शुरुआत करे। तो ये बिंब ले आना, मुझे लगता है कि ये जो परिवीक्षण है अपनी आसपास की दुनिया का, अपने प्रकृति के बीच में, पत्तियों के बीच में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत ऐसे ही होती है कि आप बिल्कुल एकदम सब कुछ तहस नहस हो चुका है, लेकिन वहीं से फिर से कोई एक तिनका आपको मिल जाएगा, और वहां से फिर से जीवन शुरू हो जाएगा। अशोक जी लगभग आप कह सकते हैं कि इसी तरह की कविताओं के लिए, जहां पर उम्मीद, उजास, कुछ को बचाना, इन तमाम, यानी कि एक जगह उन्होंने कहा है कविता से लगाव अंततः और प्रथमतः और अंततः जिजीविषा का ही एक प्रकार है। ये वाक्य उनके हैं। तो ये जो जिजीविषा है, जहां से जीवन जीने की इच्छा पैदा हो, उनकी कविताएं ये बहुत बड़ी उनकी कविताओं की बहुत बड़ी ताकत ये है कि जीवन जीने की इच्छा का पैदा होना या जिजीविषा को बचाए रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रायः जो है, जो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि कविता में जो यथार्थवाद है और इन तमाम सारी चीजों का जो सामने ले आना है, जीवन वो नहीं है। जीवन में उत्साह भी है, सौंदर्य भी है, और उत्सव भी है, अपने आसपास का भरा पूरा पड़ोस भी है। उन पड़ोस में हो सकता है कि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हों जो आप कह लीजिए कि एंटी ह्यूमन, एंटी सोसाइटी हों, लेकिन उन तमाम सारी चीजों पर निगाह रखना, उन तमाम सारी जीवन को एक प्रकार से सेलिब्रेशन के स्तर तक ले जाना, ये अशोक जी की कविता की एक बड़ी विशेषता है। तो और उनका मानना भी है ये कि कविता का काम केवल यही तो नहीं है कि मतलब क्योंकि हमें जहां से जीने की शक्ति मिल रही, जहां से जीवन के स्रोत हैं, उन स्रोतों को भी तलाशना है। और उन्होंने एक जगह कहा भी था कि मेरा जो परिवार था उसमें वो थोड़ा सा धार्मिक संस्कारों वाला परिवार था, तो वहां पर ईश्वर, देवता, पर्व, तीज त्योहार
और ये जो पूरा वातावरण है जो जीवन का, वो सारी चीजें वहां थी। तो मैंने वहां से ये चीजें हासिल की और वहां से ले आया। तो ये एक बड़ी बात है उनकी कविताओं में। दूसरा मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो चूंकि उन्होंने बहुत सारे शब्द प्रयोग किए और एक हद तक कह लीजिए कि आलोचना के वो मानक बने आगे चल करके, जिसमें बहुवचनता है, जिसमें बहुलार्थकता है। तो मैं उन्हीं के शब्द को अगर मैं ध्यान में ले आऊं, तो उन्होंने एक जगह कहा है कि जो बहुलता की उलझन है, बहुलता की उलझन के बरक्स, बल्कि मैं कहूंगा कि स्पंदित एकाग्रता, बहुलता की उलझन के बरक्स स्पंदित की जो एकाग्रता है, वो आपको उनकी कविताओं में मिलेगी। बहुलता तो है, लेकिन एक स्पंदित की एकाग्रता भी है। बिना उस एकाग्रता के ये कविताएं संभव ही नहीं है। तो अशोक जी का जो पूरी जो काव्य यात्रा है, हम उसको इसी रूप में देख सकते हैं, जहां पर मैंने कहा कि जिजीविषा है, जीवन है, मृत्यु है, उत्सव है, तमाम सारी चीजें। तो जैसे रघुवीर सहाय ने एक कविता में कहा कि भूसी का कबीरा क्या करता, तत्व तत्व सब लिखा पछोर। तो वही है कि पूरे जीवन से जो बहुत सारे तत्व हैं, अशोक जी उसको पछोर पछोर करके अपने कविता की जो पर्ची है या साहित्यिक दुनिया की जो पर्ची है, उसमें उन्होंने इकट्ठा किया है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं इसे इसी रूप में देखता हूं। अर्पण जी, आपको आ रही है बात? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, और तो आगे कुछ हाँ, अगर बात। वक्तव्य को आगे बढ़ाते हैं। और आप जो उनके कुछ संस्मरणों को लेकर भी बात करने वाले थे, उनकी हम्म कृति अगले वक्तों के हैं ये लोग, तो हम्म इसको लेकर भी कुछ चर्चा हो। और कुछ एक संदर्भों पर हमने और ये चर्चा की थी जी। ये किताब है अगले वक्तों के हैं ये लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि इसमें एक तो ये है कि हमारे समय का, मतलब जो अशोक जी का समय है, जो जहां से वो लिखना शुरू करते हैं और आज तक, तो हमारे समय की जो सबसे खूबसूरत मेधा है, वो विभिन्न कलाओं की दुनिया से जो आती है, उन सबका संबंध जो है अशोक जी से रहा है। और इस किताब में जो है वो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जो उनके अनुभव हैं, उसे उन्होंने लिखा है। जैसे अज्ञेय हैं, शमशेर हैं, त्रिलोचन है, मुक्तिबोध हैं, नेमचंद जैन हैं, निर्मल वर्मा हैं, हरिशंकर परसाई हैं। कलाकारों में आपके मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, सैयद हैदर रजा हैं, जगदीश स्वामीनाथन हैं, हबीब तनवीर बाबा कारंत, अर्जुन सिंह राजनेताओं में। तो ये इन तमाम सारे लोगों को लेकर के उन्होंने ये किताब बनाई। और मुझे लगता है कि इस किताब से गुजरते समय भी आपको पूरा एक समय 50 60 70 वर्ष का जो पूरा समय है, वो लगातार उन हलचलों से आप रूबरू होते हैं। उस समय की जो पूरी समूची धड़कन है, वो आपको दिखाई देती है। तो ये केवल मैं कहूं कि ये हालांकि अशोक जी ने इसमें लिखा कि ये स्मृति जो है वो संस्मरण के मूल में स्मरण यानी स्मृति, लेकिन ये कोई बहुत वो स्मृति कुछ इस तरह की नहीं है कि कोई, बल्कि वो एक सहजीवन है। मैं इसको स्मृति के बजाय जो है वो एक सहजीविता के हिस्से को मैं रूबरू लगभग लाइव की तरह देखता हूं इसको पढ़ते समय। और ये सहजीविता जो है, जैसे मैंने कहा कि हमारे समय की जो सबसे महत्वपूर्ण मेधाएं थी विभिन्न अनुशासनों की, उसके साथ ये बिताए गए समय है। तो ये जो सहजीवीपन है, क्योंकि एक जगह इसी की भूमिका में जब उन्होंने कहा कि किसी गहरी और टिकाऊ सार्थकता में जो आपका आत्म है, वो पर के बिना संभव नहीं है, और पर से ये जो प्रतिकृति है, वो इस कविता का जो इस किताब का जो है वो मूल उद्गम स्रोत है। मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि इस किताब को पढ़ते समय, क्योंकि बहुत सारे रचनाकार जो मुझे भी बहुत प्रिय हैं, और जैसे शमशेर हैं, जैसे त्रिलोचन हैं, अज्ञेय हैं, तो इनके बारे में जो टिप्पणियां हैं
इनके बारे में जो जैसे त्रिलोचन की जो एक जगह जगह जो है वो क्योंकि त्रिलोचन जी से मैं गहरे रूप से जुड़ा था, मैं उसी जनपद से आता हूँ जहाँ के वो थे और गांव तक वो गया था। देखा है, नगई महारा का घर देखा है, भुरे केवट का घर देखा है। तो पूरा वो जो जीवन है लगभग वही परिवेश है जहां से मैं आता हूँ। और इसमें जो उनका जो एक रूप है जिसमें आप किसी विषय पर वो कीलित रह करके बोल ही नहीं सकते, ये जो संदर्भ है, यह जैसे कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी में जब 72-73 के आसपास नियुक्ति हुई और उस नियुक्ति के संदर्भ में अशोक जी ने जो ये पूरा संदर्भ दिया है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि विद्यानिवास जी ने उनसे कहा होगा कि अभी वो बनारस में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत कम पैसे, उनको 150 रुपए मिल रहे हैं, और तो अगर कुछ ऐसा बनता हो तो आप देखें। और उस समय अशोक जी ने बताया कि वो हिंदी ग्रंथ एकेडमी एक ऐसा एक ऐसी संस्था थी जिस जिस जहां पर ये गुंजाइश बन सकती थी, तो उन्होंने वहां पर त्रिलोचन जी के लिए, त्रिलोचन जी की नियुक्ति के लिए सोचा। तो उन्होंने कहा कि त्रिलोचन जी से कि आप अपना एक बायोडाटा भिजवा दें। तो त्रिलोचन जी ने जो है वो 4-5 लाइन केवल लिख करके भेज दिया। और जब वो अशोक जी के पास आया तो उनको लगा कि ये कैसे मंत्री के पास भेजा जा सकता है। तो लगभग जो है उन्होंने उस पर 4-5 पेज का जो है वो एक ड्राफ्ट तैयार किया और फिर उस एप्लीकेशन के साथ वो भेजा। तो उसमें एक संदर्भ आता है कि जब मैं शिक्षा मंत्री के पास गया तो उस समय अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे, तो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूँ अशोक कि तुम 4 लाइन पर तुम 40 लाइन की टिप्पणी के साथ कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड किए हो। तो ये जो है ये एक बड़ी बात है। और इसमें दोनों ही पक्ष, अशोक जी का जो व्यक्तित्व है वो और त्रिलोचन जी का जो एक व्यक्तित्व है, वो दोनों ही इसके माध्यम से सामने आते हैं। तो और दूसरा आप देखें कि कहने के लिए वो दौर जो मैं बता रहा हूं आपको जिसमें अशोक जी पर कलावाद के बहुत सारे आरोप लगते रहे, तो बुला किसको रहे हैं, संस्थानों में किसको चाह रहे हैं। तो आपको पता चला कि हरिशंकर परसाई जैसे सागर में जो मुक्तिबोध सृजन पीठ हुआ उसमें नियुक्ति परसाई जी की हुई। उसी सागर में वो त्रिलोचन जी 2 बार गए। तो ऐसे ही निराला सृजन पीठ पर जो लोग गए, भारत भवन में जिन लोगों को बुलाया गया, अगर आप देखेंगे कि वो अपने समय की, वो अशोक जी के लिए मायने नहीं था कि वो किस एक महत्वपूर्ण कवि अगर कोई है, एक महत्वपूर्ण आलोचक है, एक रचनाकार है, एक कलाकार है, तो वो बिना किसी भेदभाव के उन्होंने वहां पर उसे आमंत्रित किया। ये एक बहुत बड़ी खूबी है उनकी। और और अशोक जी इसीलिए जाने जाते हैं। एक प्रकार से आप कह लीजिए कि अपने अपने विचार और अपने रुख पर अड़े रहने के बावजूद प्रतिपक्ष को एक लोकतांत्रिक स्पेस देना और लगातार उससे संवाद स्थापित करना, ये उनकी एक खूबी है। और इसीलिए ये आप देखें कि जितने भी लोग थे उस समय, उन सबसे उनके उन सबसे उनकी बातचीत, उनके संवाद होते रहते थे। जैसा आज देखने में आता है कि अगर आप कहीं कहीं कुछ जगह है और आप बुलाना चाहते हो अपने अपने ही तरह के लोगों को, तो अशोक जी ऐसे नहीं थे। अशोक जी ने एक प्रकार से मैं कहूंगा कि साहित्य के लिए बहुत जरूरी भी है। साहित्य में सर्वानुमत से काम नहीं चलता। साहित्य में असहमतियों का जो स्वागत है, असहमतियों के लिए जो स्पेस है वो बहुत जरूरी है। तो अशोक खुद पूरी अपनी रचना यात्रा में या पूरे समय में एक काउंटर नैरेटिव की तरह लगातार डटे रहे। और ये बड़ी बात है। आगे के बाद मुझे लगता है कि वो एक पक्ष बन करके निकले, एक केंद्र बन करके निकले, जहां पर वो आगे चल करके जो है एक दौर बना जिसमें नामोर जी और तमाम सारे लोग और इधर अशोक वाजपेयी और ये एक कह लीजिए एक दूसरे का काउंटर नैरेटिव लगभग बनते रहे। और उसमें से बहुत सारी बातें सामने आई। और आप ये जाने कि चाहे वो कला के सवाल हो, चाहे वो भाषा के सवाल हो, शिल्प के सवाल हो, या फिर भाव संवेदना के सवाल हो, अंतर्वस्तु का जो पूरा मामला है, इन सब पर जो बहसें हुई, इन सब पर जो बातें हुई, उन सब में ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तो जब आप अगले वक्तों के हैं लोग आप पढ़ते हैं, इसमें आपको दिलचस्प कुछ टिप्पणियां मिलेंगी। जैसे आप मान लीजिए त्रिलोचन जी पर बातचीत अभी मैं कर रहा था, तो वो शमशेर से बातचीत कर रहे हैं अशोक जी। तो और
ये दिलचस्प है कि नागार्जुन की तुलना में अज्ञेय को भी त्रिलोचन ज्यादा पसंद आते हैं, और मेरा मानना है कि अशोक जी को भी संभवतः त्रिलोचन ज्यादा पसंद है नागार्जुन की तुलना में। और त्रिलोचन पर जो उनकी प्रायः वो कहते हैं कि भाई तो सबसे बड़े रूपवादी या सबसे बड़े प्रयोगशील तो त्रिलोचन है। आप देखिए सानेट को लेते हैं, मुखछंद में कविता लिखते हैं, फ्री वर्स के साथ गद्य में भी, गद्य के निकट खुद अशोक जी ने गद्य में कविताएं लिखी, एक लाइन की कविताएं लिखी। तो ये चीज आपको त्रिलोचन जी में दिखाई देगी। तो उन्होंने कहा कि खास करके दिगंत उस समय आया होगा, 57 में दिगंत आ गया था, तो अशोक जी ने उसको पढ़ा होगा। तो शमशेर से बातचीत करते समय उन्होंने जो टर्म क्वाइन किया, या मैं कहूंगा को टर्म क्वाइन किया, क्वाइन इसलिए किया क्योंकि पहली बार वो त्रिलोचन के संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा था। तो उन्होंने कहा प्योरिटी विथ प्रेसिशन। ये जो है ये जो त्रिलोचन की भाषा और उनकी कविता की जो खासियत है वो यही है, प्योरिटी विथ प्रेसिशन, यानी मुहावरे की शुद्धता और सुस्पष्ट शुद्धता। और ये बात शमशेर को इतनी जच गई कि उन्होंने कहा कि ये सुस्पष्टता या ये जो स्पष्ट आग्रह है वो त्रिलोचन को अग्रगामी बनाता है। तो आप देखें कि अपने एक कवि को पढ़ते समय आप उसके बारे में एक राय बनाते हैं, और वो राय आप केवल वो राय ऐसा नहीं बनाते हैं कि मतलब वो स्पष्ट ना हो, एक स्पष्टता के साथ उसके लिए कुछ शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे एक जगह उन्होंने इसी किताब में लिखते समय, शमशेर को ही मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि शमशेर संभवतः शाम के कवि हैं। और एक जगह उन्होंने कहा कि शमशेर में जो अमूर्तन है उसको जिस तरह से उन्होंने हासिल किया वो जिंदगी भर उनके काम आया। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे काफी महत्वपूर्ण लगी हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कविता में जिस तरह का, ये शमशेर जी के बारे में, अमूर्तन कर पाने की महारत इतनी जल्दी हासिल की, वह जिंदगी भर उनके काम आई। तो ये अगले वक्तों के हैं लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और जैसे मैंने कहा कि इसको पढ़ना न केवल स्मृतियों, स्वप्नों और अपने समय की समूचे हलचलों से रूबरू होना है, बल्कि ये जो पूरा जो दौर है उसको समझने की भी एक महत्वपूर्ण किताब है। तो अज्ञेय को लेकर के एक जगह बड़ा दिलचस्प है कि अज्ञेय को लेकर के हम लोग ये मानते थे कि हम लोगों को जैसे बहुत सारे लोगों के मन में यह था कि कि अशोक जी का जो संबंध है अज्ञेय से कुछ इस तरह से जैसे लगता है कि अज्ञेय कोई एक संरक्षक की भूमिका में है। लेकिन पूरी इस किताब को पढ़ते समय पूरा ये जो परसेप्शन था, खास करके मेरे मन में, ये जो या पूर्वग्रह, या अशोक जी का बहुत प्रिय शब्द है पूर्वग्रह, वो बिल्कुल बदल गया। और वो पूरे दौर में किस तरह से वो एक प्रकार से लगातार, अशोक जी के मन में सम्मान बहुत है अज्ञेय के लिए, लेकिन अज्ञेय को ही ये लगता है कि जैसे कहीं न कहीं मेरा जो है वो अपमान ये कर रहे हैं विभिन्न मार्फत से, और वो चूंकि बूढ़ा गिद्ध क्यों पंख फैलाए वहां से लेकर के और तमाम सारी चीजें। तो लेकिन वो किस तरह से एक कह लीजिए कि तनातनी भरा एक रास्ता, एक खिंचाव सा रास्ता, और ये पूरा जो है वो चला। और ये बहुत अगर आप इसको ना पढ़ें तो समझ में नहीं आएगा। और इस पर खुद अशोक जी का एक वाक्य है, विडंबना यह थी कि हम पर अज्ञेय की मूल्य दृष्टि का विलंबित और अधिक चालाक संस्करण होने का आरोप लगता रहा, जबकि अज्ञेय हमसे मुंह फेर बैठे थे। दूसरी ओर बावजूद संघों के प्रस्तावों और सेंसर के प्रमुख प्रगतिशील लेखक हमारे साथ सहयोग करते रहे, अज्ञेय के साथ हमारी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। तो ये चीजें आपको लगातार वहां पर दिखाई देंगी। इसी ढंग से परसाई पर जो संस्मरण है वो बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है। और इसके साथ साथ आप जे स्वामीनाथन पर बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है, बाबा कारन पर है। तो कहने का मतलब ये किताब एक ऐसी किताब है जिसको गुजरते हुए मुझे ये लगा कि मैं एक ऐसे रचनात्मक ऊर्जा से गुजर रहा हूं जो पिछले 50-60 सालों की साहित्यिक यात्रा की जो समूची हलचल है वो इसमें आपको दिखाई दे जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। अर्पण जी और आगे। जी अनिल जी, क्योंकि आप त्रिलोचन जी पर
रिसर्च भी कर चुके हैं और उसकी चर्चा भी हुई कि अशोक जी कैसे उसको रिसर्चते हैं, ऐसा हाँ कह के बातचीत की। तो इस पुस्तक से त्रिलोचन जी पर लिखे लिखा उनका कोई एक आध अंश पढ़ें जो आपको बेहद प्रिय हो, क्योंकि हाँ आप त्रिलोचन के साथ लंबा समय भी बिताए हैं। और वह घटना रह गई कि त्रिलोचन को सुनने के लिए जब अशोक वाजपेयी जी आए थे तो क्या हुआ था, वह बात रह गई। हम्म। उसको भी शेयर कर लें। जी। ये जो मैं आपको बता रहा था वो कुछ ऐसा था कि जो अभी जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि जब 72-73 के दौरान मैंने मध्य प्रदेश शासन के लिए कुछ सांस्कृतिक काम शुरू किया तो एक दिन मुझे बनारस में ही रहने वाले विद्यानिवास मिश्र का एक पत्र मिला। वह उस समय अपनी विद्वता के लिए नहीं अपने ललित निबंधों के लिए प्रसिद्ध थे और उनका एक निबंध हम सागर से निकलने वाली अपनी पुस्तक पत्रिका समवेत में छाप चुके थे। विद्यानिवास जी ने लिखा था, त्रिलोचन जैसे कवि और विद्वान बनारस के किसी अखबार में काम कर रहे हैं। उन्हें कुछ 150 रुपए मासिक वेतन मिलता है। अगर उनके लिए मध्य प्रदेश में कुछ किया जा सके तो अच्छा हो। उन दिनों शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्था हिंदी ग्रंथ अकेडमी थी जिसे सरकारी स्तर पर मैं देखता था। खोजने पर पता चला कि वहां भाषा संपादक का एक पद रिक्त है और उस पर बरसों कोई नियुक्त ही नहीं हुआ था। मैंने विद्यानिवास जी को लिखा कि वह त्रिलोचन जी से एक आवेदन उस पद के लिए अपनी योग्यता आज बताते हुए शिक्षा मंत्री के नाम मुझे भिजवा दें। लगभग 1 महीने तक उसका कोई जवाब नहीं आया। पता चला कि त्रिलोचन को बनारस में पकड़ पाना और उनसे आवेदन लिखवा पाना खासा मुश्किल रहा। बहरहाल आवेदन 4 पंक्तियों का था जिसमें उनके शास्त्री होने और नागरी प्रचारणी सभा के कोष विभाग में कार्य करने के अनुभव का उल्लेख था। मैंने 1.5 पृष्ठों की एक टिप्पणी लिखी जिसमें त्रिलोचन की साहित्य साधना का विशद वर्णन और प्रशंसा थी। शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह थे। उन्हें फाइल भेज दी। अगले दिन उनका फोन आया और उन्होंने कहा, मुझे आज पहली बार आपकी एक फाइल पर हंसी आ रही है। मैं अकबकाया तो उन्होंने जोड़ा कि आपने किन्हीं त्रिलोचन के 4 पंक्तियों के आवेदन पर 40 पंक्तियों की टिप्पणी लिखी है। मैं अपना बचाव करने लगा तो उन्होंने टोका और कहा, इसकी जरूरत नहीं, मैंने आपके प्रस्ताव का अनुमोदन पहले ही कर दिया है। तो ये पूरा जो प्रसंग है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें जो उनकी त्रिलोचन जी के व्यक्तित्व की हैं वो हैं, और सानेट को लेकर के जो उनका पूरा संदर्भ है, और ये भी कि किस तरह से भौतिक समृद्धि से दूर जो सामान्य जीवन है जिसे त्रिलोचन जीने के लिए कह लीजिए कि बहुत ही अंतिम समय तक कटिबद्ध थे, वो उसको लेकर के इसमें टिप्पणियां हैं। और अशोक जी को लगता है कि जीने की जो व्यवहारिकता है वो त्रिलोचन जी में उसका भाव था। उसका कारण यही था कि क्योंकि वो अपने ही तरीके से रहते थे। तो ये सारी बातें हैं, और ये किताब निस्संदेह बहुत मुक्तिबोध पर तो है ही है, और हम सब जानते हैं कि मुक्तिबोध को किस तरह से वो एम्स ले गए और किस तरह से ये तमाम सारी उसको विशद वर्णन पहले भी अशोक जी ने किया और इस किताब में भी है उसका जिक्र। और इस किताब से मुझे ये भी पता चला कि वो पहले अंधेरे में जो कविता है वो आशंका के दीप अंधेरे में उसका शीर्षक था, और जिसको समोता अशोक जी ने ही उसे अंधेरे में किया। तो ये तमाम सारे संदर्भ हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें मुक्तिबोध हैं, परछाई हैं, निर्मल वर्मा है, इसमें त्रिलोचन है, इसमें शमशेर हैं, इसमें अज्ञेय हैं, और भी बहुत सारे लोग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है और मुझे लगता है कि सचमुच जो इसका नाम है, अगले वक्तों के है ये लोग, बहुत ही ये शीर्षक जो है आपको इसमें शामिल जो लोग हैं उनके बारे में बताता है। तो इस तरह से अशोक जी का ये काम तो बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक जी के काम के साथ साथ, कविता के साथ साथ उन्होंने आलोचना भरपूर लिखी, और मुझे याद है कि पहली बार उनकी अगर कोई किताब आलोचना की तो मैंने फिलहाल और पूर्वग्रह नहीं पढ़ा था। उसके पहले उस समय तक तो चर्चा जरूर थी फिलहाल की, और लेकिन मेरी पसंद की जो किताब है उनकी आलोचना में वो ज्ञानपीठ से आई थी, और कवि कह गया है, क्योंकि उसमें जो लेख हैं वो उनमें से अज्ञेय पर लेख है, और
निश्चित तौर पर शमशेर पर लेख है, विजय देव नारायण शाही पर है, और मुक्तिबोध पर है, रघुवीर सहाय पर है, श्रीकांत वर्मा पर है, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण कमलेश और धूमिल पर है। तो आप देखेंगे कि ये वह लोग हैं जो एक हद तक कह लीजिए कि ये बड़े रचनाकार तो ही हैं और खुद अशोक जी के बहुत नजदीक के लोग हैं, लेकिन इन पर लिखते समय उन्होंने कोई मुरव्वत नहीं की, बल्कि कुछ लोगों पर तो पहली बार ही बहुत गंभीरता से अगर किसी ने लिखा तो अशोक जी ने लिखा। श्रीकांत वर्मा पर या कमलेश और धूमिल पर अगर किसी ने लिखा था तो वो अशोक जी ने लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि आलोचना, कविता और इसके अलावा जो आपका ये है अगले वक्तों के हैं लोग, और इसके साथ-साथ मुझे याद पड़ता है शायद संभवतः 97 का समय रहा होगा, और जब उन्होंने कभी कभार लिखना शुरू किया और वो आज तक जारी है, बल्कि मैं अभी ही आज ही जनसंदेश टाइम्स के मंथन पेज पर अशोक जी का वो जो पोम्पेदू सेंट्रल में जो रजा अभी उत्सव हुआ है, वहाँ के संदर्भ के बारे में, वहाँ की पेरिस की जो पूरी वो सांस्कृतिक जो रिक्त है, उसमें किस तरह के कितने लेखक वहाँ से उस शहर से जुड़े हुए थे, उसके बारे में अभी आज ही कल मैं पढ़ रहा था। तो कभी कभार आप देखें कि ये जो नाम तुर था कभी कभार, लेकिन एक प्रकार से ये कभी कभार नहीं है, बल्कि अनवरत और निर्बाध अप्रतिहत गति से चलने वाला एक ऐसा ऐसी टीप है जिससे अगर कोई जुड़े, जैसे हम सब लोगों ने बहुत सारी चीजों को तो देखा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम रोज ही पढ़ पा रहे हों। तो आप उससे रिच होते हैं, आप उससे आत्मसंपन्न होते हैं। मेरे जैसे युवा, या कह लीजिए कि जो अब तो युवा क्या अधेड़ जैसा आप समझ लीजिए, तो इन तमाम सारी चीजों को पढ़ते हुए ही हम बड़े हुए हैं, और इनको पढ़ने का मतलब जैसे मैंने कहा कि हमारे समय में जो सबसे खूबसूरत चीजें हैं उनसे गुजरना है। ये दिलचस्प है कि अशोक जी के वजह से हम सब में, जैसे जो भारत भवन में उन्होंने विश्व कविता या एशिया कविता के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के जो काम किए, बहुत सारे जैसे चेस्लाव मिलोश हैं, जेवन्यू हेरबर्ट हैं, इन सब के नाम ही हमने पहली बार उस मार्फत से ही सुने, और उसके बाद से फिर उन लोगों की कविताओं तक हम लोग गए। खुद उन्होंने बहुत सारे कवियों का अनुवाद किया है, तो चेस्लाव तो विशेष रूप से उन्होंने प्रिय हैं, जेवन्यू हेरबर्ट उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं, टैदेउस रोज़ेविच का, विस्लाव शिम्बोर्स्का का, इन सब का अनुवाद उन्होंने किया है। और कविता के धरातल पर बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं, जैसे हर इबारत में रहा बाकी करके एक संग्रह है, उसमें मैंने देखा कि एक-एक लाइन की कविताएं हैं, उसमें लगभग 30 कविताएं हैं जो एक पंक्तियों की कविताएं हैं। तो इस तरह के प्रयोग, इस तरह का एक जो नवाचार है, और वो बिल्कुल एक सूक्तियों के धरातल पर वो घटता है, और सूक्तियां तभी बनती हैं जब संभवतः विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहीं लिखा है कि सूक्तियां जो है वो एक प्रकार से कविता में अनुभव का मोक्ष है, कुछ इस तरह की लाइन है वो। तो कोई भी अनुभव जो है, आपका अनुभूत जो है, वो इतना संघनित हो जाए, कोई सूक्ति बन जाए, तो अशोक जी के यहाँ वो इस तरह का वाक्य, आपको 30 वाक्यों की जो सूक्तियां हैं वो आपको मिलेंगी, और वो उस संग्रह में है। तो उसमें तो एक, बल्कि मुझे बहुत अच्छा वाक्य लिखा वो कि रिभु नहीं जानते कि बाबा इन शब्दों से क्या करते हैं। तो इस तरह जो है वो घर का एक बच्चा ये को देखना, और उसको तो कि बाबा इन शब्दों से क्या करते हैं, और ये जो पूरी शब्द की दुनिया है, शब्दों की जो दुनिया है, उसका जिस तरह से प्रयोग अशोक जी करते हैं अपने भाषणों में भी और अपने लेखन में भी, वो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही रचनात्मक होती है, और ये हम सब लोगों के लिए कह लीजिए कि सीखने की स्थिति होती है। तो कभी कभार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभार में एक कभी कभार से मैं एक पुरानी कह लीजिए कि कहिए तो मैं आपको पढ़ूं, एक पंढरपुर की कहानी है, और ये है हमारे हुसैन, जो बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, उनको लेकर के। तो और ये आप देखें थोड़ा सा, इसको मैं एक आपके सामने सुना देता हूँ। मकबूल फिदा हुसैन से मुलाकात अचानक ही हो सकती है, तय करके मिलने के मौके पर वे अक्सर गायब हो जाते हैं। कई महीनों पहले एक दिन काफी सुबह हुसैन हमारे घर आए। वह थोड़े दिन पहले पंढरपुर गए थे, जो महाराष्ट्र में है।
और जहां उनका जन्म हुआ था, जब वो 1 बरस के थे तभी उनकी मां चल बसी और उसके बाद ही हुसैन का परिवार इंदौर चला गया था, जहां उनके पिता को एक मिल में नौकरी मिल गई थी। हुसैन उसके बाद अब तक कभी पंढरपुर नहीं गए, जो कि एक प्रख्यात मंदिर नगर है। लगभग 80 बरस बाद जब वो वहां गए तो वहां के प्रसिद्ध बिठोवा मंदिर में उनका नागरिक अभिनंदन हुआ। उसमें उन्होंने वही तुरंत गढ़कर एक कविता सी पढ़ी, जिसका कथन यह था कि 28 बरस की एक स्त्री अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर मेले में जाती है। जब वह कुछ पलों के लिए टोकरी को जमीन पर रखकर मेला देखने में व्यस्त हो जाती है, तो पाती है कि बेटा टोकरी से कहीं गुम हो गया। वह टोकरी के बाजू में बैठी उसकी प्रतीक्षा करती है। 80 बरस गुजर जाते हैं। जब वह बेटा 80 बरस से अधिक उम्र का लौटता है, मां को उससे मिलने में झिझक लगती है, क्योंकि उसकी उम्र तो वही 28 बरस पर बिजड़ित है, जबकि बेटा बूढ़ा हो चुका है। हुसैन एक पटकथा लिख रहे हैं, जिसमें पंढरपुर की एक स्त्री एक बच्चे के साथ सफर पर निकलती है। कथा में नायक धरती पर पैदा होकर स्वर्ग के आनंद से ऊब जाता है और एक ऐसे मिथकी शहर में पहुंचता है जहां कालिदास, कालिब और मुक्तबोध जैसे महाकवि रहते हैं। हुसैन के दिमाग में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की अत्यंत स्त्रियोचित छवि मां की आदि छवि से जुड़ जाती है। वे कहते हैं कि मैं इस उम्र में एक युवा अभिनेत्री के लिए दीवाना हूं, कोई समझाए कि हम समझाएं क्या। हुसैन अपनी आत्मकथा भी लिख बल्कि शायद बोलकर लिखा रहे हैं। पता नहीं वह कब पूरी होगी, यह भी पता नहीं कि ऊपर की कथा पर फिल्म कब बनेगी, पर यह तय है कि उम्र और बुढ़ापा, विवाद या कीचड़, उछाल हुसैन की जीजी विशा भर रत्ती भर भी असर नहीं डाल पाए। ये किताब है वो। और ये किताब इसमें तो इस किताब में तो 97 से 99 के बीच ही लिखी हुई टिप्पणियां हैं, और फिर भी ये करीब 450 पेज की किताब है। तो इससे ही आप अंदाजा लगाएं कि कितना कुछ उन्होंने कभी कभार में लिखा है, और लगभग 2 दशक से अधिक समय से वो कॉलम चल रहा है। तो इसीलिए जो आपने शीर्षक दिया है आज की इस बातचीत का, अविचलित अशोक यात्रा, वो ऐसे ही नहीं है। वो एक दुर्धर्ष, मैं कहूंगा कि दुर्धर्ष जिजीविषा और संघर्ष के बिना इस तरह का लेखन संभव ही नहीं है। जी, अविचलित अशोक यात्रा। और मित्रों, बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। एक सधा हुआ वक्तव्य हम लोगों ने अनिल जी से सुना, और ऐसे कई आयामों पर बातचीत हुई जो अपेक्षित थी, और जो हम लोग अनिल जी से उम्मीद भी कर रहे थे। कोई और ऐसी बात याद आए तो आप कीजिएगा। इस बीच मुझे लगता है कि एक और बेहद खास पुस्तक की चर्चा हुई है, तो क्यों नहीं उसमें जो भूमिका लिखी है उस पुस्तक की, उसके कुछ अंश मैं यहां पर पढ़ूं। मैं निकालता हूं। कभी कहा गया है पुस्तक की बात कर रहा हूं, और जो वह पुस्तक है तो उसका एक बार हम एक कवर भी देखते चले। कभी कहा गया है, एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक जिसकी चर्चा अभी अनिल जी भी कर रहे थे, और जो अनिल जी दिखा भी रहे हैं। तो इसमें बहुत ही सुचिंतित रूप में अशोक वाजपेयी जी अपनी बात रखते हैं। और यह तो खैर आलोचना की ही पुस्तक है, आलोचना संचयन है, मगर ऐसे भी जब वे अपनी कविताओं की भी भूमिका लिखते हैं, वहां भी ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो बहुत ही प्रिय होती हैं, और जिनसे गुजरकर बड़ा अच्छा लगता है, अगर हम आलोचना की ही बात करें उस अर्थ में भी। तो मैं इसी पुस्तक से कुछ यहाँ पर रखना चाह रहा हूं। कभी कहा गया है, तो इसके अंतिम जो कुछ हिस्से हैं इस भूमिका के, मैं यहाँ पर आप लोगों के ध्यानार्थ रखता हूं। और इस बीच कोई और बात अनिल जी करना चाहेंगे तो करेंगे, और तदुपरांत हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। मित्रों, यह पुस्तक जो है कभी कहा गया है वर्ष संभवतः 2000 में प्रकाशित हुई थी, और यह जो भूमिका है वह अशोक जी 6 जनवरी 1998 को 1998 को लिखते हैं। और इसमें तमाम कवियों की और लेखकों की चर्चा होती है। तो उसको पढ़ते हैं, और कहाँ से
उनका लेखक क्या क्या लेता है, इसके भी कुछ संकेत अशोक जी करते हैं। तो मैं अंतिम, लंबी भूमिका है तो अंतिम कुछ एक पैरे यहां पर पढ़ता हूं। अशोक जी लिखते हैं, पहले के मुकाबले आज यह देख समझ पाना अधिक आसान है। पहले का मतलब देखिए, वो अब वर्ष 1998 में यह बात लिख रहे हैं, और कब से वे सक्रिय हैं, 50 के उत्तरवर्ती हिस्से से वे सक्रिय हैं। पहले के मुकाबले आज यह देख समझ पाना अधिक आसान है कि अपने समय की कविता से, विशेषतः कुछ कवियों से मेरी आलोचना ने कितना सीखा है। और वे नाम लेते हैं, अज्ञे और शमशेर, मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, कमलेश और विनोद कुमार शुक्ल न होते तो शायद यह आलोचना लिखने और उसके बहाने अपने समय में आदमी की हालत की शिनाख्त करने का चाव और उत्साह न होता। ऐसी आलोचना तो नहीं ही होती। यह दावा करना मुश्किल और किसी हद तक गैर जरूरी है कि आलोचना इन कवियों और इनके संसारों के साथ न्याय कर पाई है। पर यह दृढ़ कथन किया जा सकता है कि बहुत सारे शब्द, विचार और अवधारणाएं, समझ और संवेदना इन कवियों के कारण ही आलोचना में संभव हो पाई। गौर करने की बात यह है कि ये कवि एक दूसरे से काफी अलग हैं। उन्हें किसी एक रुचि या बिरादरी में गूंथना इतना आसान नहीं है। उन्हें किसी एक जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि से देखना परखना भी संभव नहीं है। इसलिए एक समावेशी आलोचना परिसर बनाने की चेष्टा हुई है। उसमें उनकी अपनी अपनी जगह है, रोशन और अर्थ समृद्ध, मार्मिक और स्मरणीय। आलोचना रचना पर अर्थ की एक तह जमाती है। अशोक जी का गद्य देखिए, मजा आ जाता पढ़ते हुए। वे लिखते हैं, आलोचना रचना पर अर्थ की एक तह जमाती है, और कई बार अगर आलोचक बड़ा हो, जैसे रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो यह तह उसके समूचे अर्थ पर लगभग हमेशा के लिए जम जाती है। तुलसी को शुक्ल जी से और कबीर को द्विवेदी जी से अलग कर पढ़ना समझना कठिन है, भले कभी कभी अभिष्ट या आवश्यक लगता हो। ऐसी कोई तह किसी पर जमा पाने का उद्यम तक मेरे बस में ही नहीं था, और न ही कभी ऐसी आकांक्षा ही की। लेकिन इन कवियों के प्रति गहरी कृतज्ञता मन में है। अगर अपने समय की उन अर्थ छवियों को थोड़ा भी उजागर कर पाया जो उनके काव्य संसार में उकेरी गई हैं, तो यत्न अकारथ नहीं गया, इससे अधिक बस में नहीं था। कोशिश बहुत की अनेक स्तरों पर, लेकिन अगर समाज में कविता के लिए कोई खास जगह नहीं बन पाई, तो उसकी विफलता के बावजूद ऐसी कोशिश की सच्चाई और ईमानदारी अलक्षित नहीं रह जाएगी, इतनी भर उम्मीद है। देखिए, मैं भूल जाऊंगा, अभी इस भूमिका के कुछ और हिस्से पढ़ता हूं अनिल जी, लेकिन मैं वह बात भूल जाऊंगा जो आप मुझसे कर रहे थे, क्योंकि अभी यहाँ पर अलक्षित शब्द आया है। मैं इसीलिए मुझे वो याद आया कि मुझे लगा कि अशोक जी ने इतने पत्रिकाएं निकाली हैं और उनके बड़े खूबसूरत नाम दिए हैं उन्होंने, बहुत ही अलग किस्म के। तो मेरे दिमाग में एक बार आया कि अगर ये जब समास वो निकाल रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं उनको ये बताऊं कि अब अगली पत्रिका आप अलक्षित निकालें तो अच्छा रहेगा। संभवतः मैंने एक चिट्ठी उनको लिखी थी, और ये खुद अशोक जी की कविताओं में अलक्षित शब्द कई बार आया है, और लेकिन मेरे दिमाग में वो निराला की लाइन कौध रही थी कि मैं अलक्षित हूं, यही कवि कह गया है। तो वो एक था। तो इस तरह से मैंने एक उनको चिट्ठी लिख दी थी उत्साह में। अब वो
अब कभी मेरी चूंकि मुलाकात हो करके अशोक जी से मैंने कभी रूबरू बैठ के बात की नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं है कि वो इसका संज्ञान उनके दिमाग में है कि नहीं, या उनको याद भी है कि नहीं। लेकिन एक बात, एक मैं लगभग कार्यक्रम के अंत में हम लोग हैं, और एक कविता जो है मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बार बार ये लगता है कि हाँ, यह भूमिका पूरी कर लेता हूँ। इसके हाँ, बाद जरूर जरूर। आप जो आपने कविताएं छांटी हैं इस अवसर पर आप पढ़िएगा, यह भूमिका पूरी कर लेते हैं। ठीक ठीक। जी जी। मित्रों, इसी में भी आगे लिखते हैं, अंतिम 2 हिस्से हैं, इसके बाद हम अनिल जी ने जो कुछ कविताएं छाटी हैं उसको सुनेंगे। कभी कह गया है पुस्तक की जो भूमिका है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसी में से यह अंतिम 2 हिस्सा। आलोचना अपने समय के आलोचकों के बीच संवाद और नोकझोंक भी होती है। आलोचना अपने समय के आलोचकों के बीच संवाद और नोकझोंक भी होती है। निजी चुनाव होते हुए भी वह एक सहकार है। इस सहकार में देवीशंकर अवस्थी, नामवर सिंह, नेमिचंद्र जैन, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, रमेश चंद्र शाह, मलयज, श्रीकांत वर्मा, वागीश शुक्ल, प्रभात त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार, मदन सोनी और उदयन वाजपेयी से हमेशा विचारोत्तेजन और शक्ति मिली है। वे न होते और मुझसे प्रतिकृत न होते रहते तो आलोचना लिखने की इच्छा अन्य व्यस्तताओं के कारण इतनी सक्रिय और सजग न रह पाती। आलोचना इतने बरस लिखी तो इसलिए कि कविता में भरोसा रहा है। गौर कीजिएगा, एक कवि क्या लिख रहा है, आलोचना इतने बरस लिखी तो इसलिए कि कविता में भरोसा रहा है, उससे उम्मीद करता रहा हूं। इतने सारे अंतर्विरोधों और अनेक अपर्याप्तताओं के बावजूद पिछले 50 वर्ष की कविता भारत का एक प्रामाणिक और विश्वसनीय आदमीनामा है। कितनी बड़ी पंक्ति। इतने सारे अंतर्विरोधों और अनेक अपर्याप्तताओं के बावजूद पिछले 50 वर्ष की कविता भारत का एक प्रामाणिक और विश्वसनीय आदमीनामा है। अपने सारे विनय के बावजूद मेरी आलोचना इस आदमीनामा की निसंकोच पर जिम्मेदार अभिपुष्टि है, उस पर लगभग गर्वोक्ति। सच्ची कविता पर, इस कविता से मुंह फेरे, सच्ची कविता पर इस कविता से मुंह फेरे समय और समाज में आलोचना अभिमान नहीं करेगी तो भला कौन करेगा। इस तरह से जी, इस तरह से वे कई मुद्दों को यहां पर लाते हैं। जी अनिल जी कुछ कह रहे थे। मैं 2 कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कार्यक्रम के अंत में। जी जी अभी जी, है, हाँ, और ये कविता इसलिए भी मैं करना चाहता हूं कि नक्षत्रहीन समय में मुझे लगता है कि एक डिपार्चर है अशोक की काव्य यात्रा का, बदलाव का एक डिपार्चर है। यानी कि एक ऐसा क्वालिटेटिव लीप जहां पर अशोक की कविता एक दूसरी दुनिया में ही दाखिल होती है, और हमारे इर्द गिर्द जो भी तमाम सारी मनुष्य विरोधी परिस्थितियां बनती हैं उनसे संघर्ष करने के लिए ये पूरी तरह से आमादा है। और अशोक जी का खुद का जो एक स्टैंड रहा है कि किसी भी तरह से ये जो आवाज है, किसी भी तरह से जो जीवन जीने के तमाम सारे जो अधिकार हैं उन पर किसी तरह का सेंसर न हो, किसी तरह की पाबंदी न लगे, इसके लिए लगातार सतत संघर्ष रत रहे हैं। और आज ही मैं देख रहा था कि एक सूचना जिसमें ये कहा गया था कि उनको किसी ने बुलाया था, संभवतः रेखता या किसी ने, तो वहां पर ये कहा गया कि आप ऐसी कविताएं नहीं पढ़ेंगे जो सरकार के विरुद्ध हों। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां पर जाना ही नहीं चाहता जहां पर इस तरह की कोई बात हो।
तो ये अपने आप में एक स्टैंड है। यहाँ पर आप देखें कि जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे इसलिए लगती है कि लगभग एक उनका एक जैसे किसी का जिंदगी नामा होता है, जैसे खुद की जो यात्रा है उस यात्रा में पाए गए जो अनुभव हैं खुद अपने जीवन से, जैसे वो अपने बारे में एक आत्मकथा के रूप में यहाँ पर वो लिख रहे हों। और ये कविता है छोटे मुंह बड़ी बात, एक संभावित प्रश्नोत्तर। ये नक्षत्रहीन समय में शामिल है। तुम क्या संग्रह भी दिखला दें। ये असल में मैं संग्रह नहीं मेरे पास, बल्कि ये जो सेठ समग्र है जिसमें जो 2 वॉल्यूम में आया है वो है, और उसके 452वें पेज पर ये संग्रह जरूर नक्षत्रहीन समय में ये लिया गया था वहां से। छोटे मुंह बड़ी बात, एक संभावित प्रश्नोत्तर। तुम क्या करते हो? कविता लिखता हूं, कवि हूं। तुम्हें कौन कवि मानता है? बहुत सारे नहीं जानते मानते, कुछ मानते हैं। तुम कविता छोड़कर राजनीति में क्यों घुसपैठ कर रहे हो? कविता छोड़कर नहीं, उसी में जो कुछ बन पड़ता है करता हूं। जब राजनीति जीवन और कविता में इस कदर घुसपैठ कर रही है, तो कविता और कवि उसमें थोड़ी घुसपैठ क्यों न करे? तुम जानते हो कि तुम्हारा हश्र क्या होगा? जानता हूं, और यह भी कि आतताइयों का क्या हश्र होता है। तुम अपने को कैसे बचाओगे? अपने को नहीं, कविता और अंतःकरण को बचाने की कोशिश है। तुम शहीद होने की सोच रहे हो? जी नहीं, हर हालत में आदमी बने रहने की। तुम टैक्स देते हो? जी हां, हर वर्ष जितनी कमाई होती है उस हिसाब से। तुम्हारा बीमा है? था, अब नहीं है। इस उम्र में बीमा क्या और क्यों होगा? तुम कार चलाते हो? चलाना आता तो है, पर अब नहीं चलाता। तुम्हारे बच्चे हैं, क्या करते हैं? एक बेटा और एक बेटी। बेटा स्वतंत्र वास्तुकार है, बेटी स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता। जब लहर चल रही थी तो उसमें बहने के बजाय उसके विरुद्ध होकर क्या हासिल हुआ? लहर का पता नहीं। अगर थी तो सब उसमें नहीं बहे, कुछ तो विरुद्ध दिशा में चले ही। मैं उन्हीं में से एक था। हासिल कुछ न करना था, न हुआ। अपनी कारगुजारियों के लिए तुम अब भी फंस सकते हो, इसका मुझे एहसास है, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सही गलत का फैसला हम करते हैं, तुम नहीं। जिस तर्क से आप करते हैं उसी तर्क से मैं भी करने का हकदार हूं। क्या तुम्हें छोटे मुंह बड़ी बात करने की आदत है? यह कविता का स्वभाव है। कविता छोटे मुंह बड़ी बात करके ही कविता होती है। जितने दिन बचे हैं उनमें क्या करने का इरादा है? गरिमा के साथ जीने का, और यह कोशिश करने का कि अंत तक सिर और कविता किसी के आगे झुके नहीं। ये मैं कहूंगा कि हमारे समय की कविता की ये पूरी रीढ़ है जिस पर वो कविता हमारी खड़ी है। और ये खुद अशोक जी की कविता का जो पूरा ये मिजाज है कि एक हिंदी कविता का माथा कभी झुके नहीं, वो उन्नत और हमेशा एक स्वाभिमान के साथ बिना किसी तरह से झुके वो खड़ी रहे और अडिग टिकी रहे। ये बड़ी बात इस कविता के संदेश में शामिल है। यानी गरिमा के साथ जीने का और यह कोशिश करने का कि अंत तक सिर और कविता किसी के आगे झुके नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मुझे लगा कि ये मैं आपके सामने रखूं। दूसरा एक और कविता, और इसी के साथ आज की ये बातचीत मैं अपनी तरफ से समाप्त करूंगा। अगर बच सका, एक कविता का शीर्षक है थोड़ा सा, और ये जो तत्पुरुष संग्रह है उस संग्रह से शामिल है। और मुझे बहुत महत्वपूर्ण कविता ये लगती है क्योंकि इसमें भी जो मानवीय गरिमा है वो कैसे बच सकती है, कौन सा मनुष्य बच सकता है, क्या है, वो बात कही गई है। अगर बच सका तो वही बचेगा हम सब में थोड़ा सा आदमी, जो रौब के सामने नहीं गिड़गिड़ाता, अपने बच्चे के नंबर बढ़वाने नहीं जाता मास्टर के घर, जो रास्ते पर पड़े घायल को सब काम छोड़कर
सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने की जतन करता है, जो अपने सामने हुई वारदात की गवाही देने से नहीं हिचकिचाता, वही थोड़ा सा आदमी जो धोखा खाता है पर प्रेम करते रहने से नहीं चूकता, जो अपनी बेटी के अच्छे फ्रॉक के लिए दूसरे बच्चों को थिगड़े पहनने पर मजबूर नहीं करता, जो दूध में पानी मिलाने से हिचकता है, जो अपनी चुपड़ी खाते हुए दूसरे की सूखी के बारे में सोचता है, वही थोड़ा सा आदमी जो बूढ़ों के पास बैठने से नहीं ऊबता, जो अपने घर को चीजों का गोदाम बनने से बचाता है, जो दुख को अर्जी में बदलने की मजबूरी पर दुखी होता है और दुनिया को नरक बना देने के लिए दूसरे को नहीं कोसता, वही थोड़ा सा आदमी जिसे खबर है कि वृक्ष अपनी पत्तियों से गाता है अहरह एक हरा गान, आकाश लिखता है नक्षत्रों की झिलमिल में एक दीप्त वाक्य, पक्षी आंगन में बिखेर जाते हैं एक अज्ञात व्याकरण, वही थोड़ा सा आदमी अगर बच सका तो वही बचेगा। मैं इसी कविता के साथ ये जो कार्यक्रम चल रहा है और अशोक जी के पर केंद्रित एकाग्र उनके 42 वर्ष के पूरे होने पर लगभग 16 जनवरी से ही मुझे लगता है कि कार्यक्रम शुरू हुआ था और इस कड़ी में 22वीं कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हूँ। तो मैं अशोक जी को एक बार फिर से जन्मदिन की बधाई देता हूँ और ये चाहता हूँ कि वो इसी तरह से हमारे बीच में लगातार बहुत ही सक्रिय तो है ही हैं, इसी तरह से सक्रिय रहें और शताब्दी पूरा करें। तो मैं पुनः अशोक जी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जी, हार्दिक धन्यवाद अनिल जी, अच्छा लगा आपने समय निकाला और आज की यह कड़ी संभव हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम मित्रों का। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद अर्पण जी। आप इसी तरह से इतना काम कर रहे हैं कि आप लगातार ये इस तरह का आयोजन कर पा रहे हैं और तमाम विपरीत परिस्थिति में भी कि आपके घर में इस तरह की अभी हुई चीजें और उसके बाद से फिर आप कंटिन्यू कर गए, तो आप में खुद ये बहुत ही इस बात को लेकर के उत्सुकता है या कह लीजिए कि एक गहरा जो तादाद में है आपका साहित्य के प्रति, वो मुझे तो कई बार रश्क पैदा होता है आपसे। तो लेकिन अर्पण तो अर्पण जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। जी जी, हार्दिक आभार। और मित्रों, अशोक जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार।